हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा शिंदे फ्रॉम जूनियर फिजिक्स। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नया डेरिवेशन विच इज पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो बच्चों, पहले जान लेते हैं सिंपल पेंडुलम कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ पहले सिंपल पेंडुलम एक्चुअली होता कैसे है और उसका मोशन कैसे होता है। तो मान लो ये एक रिजिड सपोर्ट है जिसको मैंने एक स्ट्रिंग को टाई किया है। अब ये स्ट्रिंग है, इसको थोड़ा सा सीधा निकाल देते हैं। सो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए बच्चों। इनएक्सटेंसिबल होने का मतलब ये होता है कि वो स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए, उसकी जो कोई लेंथ है वो कांस्टेंट होनी चाहिए थ्रू आउट द मोशन। सो ऐसी स्ट्रिंग मैंने ली है। और अगर मैंने कहा ये स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल, मतलब ये स्ट्रेच नहीं होती है। दूसरी अगर मैं कहूंगी ये है मासलेस। वैसे प्रैक्टिकली बच्चों मासलेस स्ट्रिंग लेना इम्पॉसिबल है, कुछ ना कुछ उसका मास होगा। बट मैं बोलूंगी कि ये स्ट्रिंग इतनी हल्की है कि हम इसका मास निग्लिजिबल ले सकते हैं। तो ऐसी स्ट्रिंग मैंने ली है जिसके नीचे मैंने एक बॉब अटैच किया है जिसका मास कुछ ना कुछ है। और अगर मैंने इसको मोशन दिया और इस बॉब ने मोशन कुछ ऐसे किया, एक बार राइट में गया, एक बार लेफ्ट में गया, फिर से राइट में गया, फिर से लेफ्ट में गया, तो ये इस मोशन को हम कहते हैं बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि आप पढ़ोगे ऑसिलेशन चैप्टर में। और अगर ऐसा मोशन हो रहा है बच्चों पेंडुलम का, तो ऐसे पेंडुलम को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। तो ये होता है आपका सिंपल पेंडुलम। लेकिन बच्चों मान लो यही प्रॉपर्टीज, मतलब ऐसी स्ट्रिंग मैंने ली जो कि है इनएक्सटेंसिबल, मासलेस, लेकिन अगर आप मेरा कोनिकल पेंडुलम का डायग्राम देखोगे, ये वाला, अगर आप जो कोनिकल पेंडुलम का ये वाला डायग्राम देखोगे, तो उसमें मैंने सेम स्ट्रिंग ली है बच्चों जो कि इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है। और उसी स्ट्रिंग को मैंने क्या किया है बच्चों, देखो यहाँ पे एक बॉब अटैच किया है। लेकिन यहाँ पे फर्क इतना ही है बच्चों कि ये जो मोशन हो रहा था पहले वाले केस में सिंपल पेंडुलम में राइट लेफ्ट में मोशन हो रहा था, इस वाले कोनिकल पेंडुलम में कुछ अलग होता है। तो मोशन का तरीका कैसे, देखो मान लो ये वही रिजिड सपोर्ट है जिसको मैंने स्ट्रिंग टाई की है, ये उसका वर्टिकल एंगल है। तो हम ये वर्टिकली ऐसे स्ट्रिंग को पकड़ लेते हैं, ये कुछ एंगल बनता है वर्टिकल के साथ थीटा बच्चों। तो अभी मान लो इस स्ट्रिंग को मैंने कुछ खींचा यहां तक और मोशन दे दिया, और वो मोशन कुछ हॉरिजॉन्टल सर्कल में हो रहा है। देखो बच्चों, ये आप जो हॉरिजॉन्टल सर्कल देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, कुछ ऐसा मोशन कर रहा है आपका बॉब। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, बराबर है। तो आपका जो पेंडुलम है या जो बॉब है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप इमेजिन करोगे कुछ ऐसा वाला मेरा स्ट्रिंग था, ये बॉब अटैच था, ये अब कुछ रोटेट हो रहा है ऐसे ऐसे, मतलब हर एक जगह पे कुछ ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है। तो ये कुछ हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। तो ये कोन की तरह दिखेगा बच्चों, ये आपकी जो बर्थडे की कैप होती है कोन शेप की, वैसे कुछ दिखेगा। इसलिए हम इसको कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं इसके मोशन की वजह से। और यही हम अभी सीखने वाले हैं कि हम इसका पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। पीरियड क्यों कैलकुलेट करना है बच्चों, बिकॉज एज इट इज परफॉर्मिंग मोशन, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल तो सर्कल में तो घूम रहा है, मतलब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये कौन सा मोशन है बच्चों, ये है यूसीएम। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें इसका स्पीड थ्रू आउट द मोशन रहेगा कांस्टेंट। अगर ये यूसीएम कर रहा है बच्चों, और मतलब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये पीरियोडिक मोशन हो गया, क्योंकि हमें पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है पीरियोडिक मोशन। और पीरियोडिक मोशन मतलब इसका पीरियड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और पीरियड हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल टी से, तो हमें इस टी को कैलकुलेट करना है। तो मैं एक बार फिर से पीरियड का डेफिनेशन आपके लिए रिवाइज करती हूँ। पीरियड मतलब क्या होता है बच्चों, इस केस में हम पीरियड वही टाइम लेते हैं, मान लो ये आपका बॉब है, इस बॉब को कंप्लीट एक सर्कुलर रिवॉल्यूशन लेने के लिए कितना टाइम लगता है।
तो इसका पूरा एक सर्कल घूमने के लिए हॉरिजॉन्टल में कितना टाइम लगता है एक सर्कुलर मोशन के लिए, तो इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ दैट कोनिकल पेंडुलम। और उसके साथ ही हम कैलकुलेट करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी भी, मतलब इसको हम डिनोट करते हैं एन से। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना मतलब बच्चों ये घूम तो रहा है सर्कुलर ट्रैक पे या सर्कुलर मोशन में, लेकिन ये मान लो 1 सेकेंड में या 1 यूनिट टाइम में कितने ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लो अगर 50 सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मैं बोलूंगी 50 हर्ट्ज हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। तो हमें एक पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना है, एक फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालना है। और बोर्ड में अगर ये सवाल आया बच्चों तो इसी तरीके से पूछते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। मान लो इसको अगर 4 मार्क्स के लिए मुझे पूछना है, अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से आप बिलोंग करते हो तो सेक्शन डी में 4 मार्क्स के लिए ऐसे आ सकता है बच्चों, डिफाइन कोनिकल पेंडुलम एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। मतलब डेफिनेशन 1 मार्क का हुआ बच्चों और बचा हुआ डेरिवेशन 3 मार्क्स का। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अब डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले बच्चों मैं कुछ कलर चेंज करूंगी। आप देखो ये मेरा बॉब है जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला। ये बॉब पे हम कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो हम देखेंगे बच्चों। सो लेट्स सी whatever the bob I have done in a red color, on that which forces are acting. So basically इन फोर्सेस को मैं दिखाऊंगी ब्लू कलर में। तो बेसिकली आपको पता है ये बॉब है, इस बॉब का कुछ मास है जो मैंने इंडिकेट किया था, मान लो m से। तो इस बॉब का मास है मान लो स्मॉल m, तो इसके ऊपर कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगता है नीचे की तरफ। तो मैं बोलूंगी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसके वेट के बराबर होगा और वो होगा mg के बराबर, विच इज ड्यू टू इट्स वेट। और वो एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसी समय बच्चों आपको पता है अगर नीचे कोई फोर्स लगता है तो उसको बैलेंस करना चाहिए। मतलब ये बॉब तो ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, ऐसे ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है ना, ये तो अपनी जगह पे स्टेबल है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए ऊपर एक फोर्स लगता है। अब जबकि मैंने कहा इस बॉब को नीचे की तरफ लग रहा है mg, मतलब ये बॉब को नीचे की तरफ पुल कर रहा है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है आपकी ये भी नीचे की तरफ पुल हो रही है। तो इस स्ट्रिंग को ही बैलेंस करने के लिए एक लगता है ऊपर की तरफ फोर्स जो कि होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो कि हम डिनोट करते हैं टी नॉट से। तो देखिए टेंशन ये हमेशा ऊपर की तरफ लगता है विच इज टी नॉट, विच इज बैलेंसिंग द फोर्स mg। या हम बोल सकते हैं बैलेंस नहीं बल्कि ये ऊपर की तरफ लगता है, ये है टी नॉट। जैसे हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते थे बच्चों, नीचे अगर mg लगा तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर लगता था नॉर्मल रिएक्शन, वैसे यहाँ पे लगा है टी नॉट विच इज टेंशन इन द स्ट्रिंग या टेंशन फोर्स कह सकते हो आप। अब बच्चों जबकि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में बॉब घूम रहा था तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा जो कि मैं बोलूंगी स्मॉल r। अब ये जो रिजिड सपोर्ट आप देख रहे हो, ये वाला जो रिजिड सपोर्ट है आपका, इसी से ये स्ट्रिंग यहाँ से नीचे तक, यहाँ तक सेंटर तक, मान लो सेंटर O कहती हूँ, यहाँ तक है। तो इसकी हाइट हम मान लेते हैं है कैपिटल H और स्ट्रिंग की लेंथ हम डिनोट कर देते हैं बच्चों कैपिटल L से। तो ये लेंथ बिल्कुल चेंज नहीं होगी बच्चों, वो कोनिकल पेंडुलम है, अगर वो सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है तो भी इसकी लेंथ बिल्कुल चेंज नहीं होगी क्योंकि हमारी स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल। अब ये हमारा कुछ लेबलिंग वाला पार्ट हो गया। फिलहाल मैं ये जो लेंथ वाला लेबलिंग है इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ ताकि हम इसका अगला डेरिवेशन का पार्ट अच्छी तरीके से समझ लें। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं L लिख डालती हूँ, ये L मतलब लेंथ है, कैपिटल L मतलब लेंथ है आपके स्ट्रिंग की। अब ये जो टी नॉट दिखाई दे रहा है बच्चों इसको हमें रिजोल्व करना है। तो इस टी नॉट को रिजोल्व करने के लिए जैसे मैंने आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे कंपोनेंट रिजोल्यूशन के, हर एक डेरिवेशन में मैंने एक टेक्निक बताई है कंपोनेंट रिजोल्यूशन की जो है 4 क्वाड्रेंट मेथड, वही आज मैं यूज करने वाली हूँ। तो टी नॉट को हमें रिजोल्व करना है। तो देखिए मैं 4 क्वाड्रेंट बनाऊंगी
तो मैं कुछ अलग कलर ले लेती हूँ, फिर से ब्लैक कलर यूज करती हूँ। देखिए ये मैंने कुछ ऐसा 4 क्वाड्रेंट बनाया। अब यहाँ पे एक अलग से डायग्राम बनाते हैं। ये वो 4 क्वाड्रेंट हो गए। आपका टी नॉट कुछ इस तरह इस तरफ है, तो ऑब्वियसली इसको अगर दो कंपोनेंट में मुझे रिजोल्व करना है, तो एक होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला, एक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला। मतलब अगर मुझे इसको डायग्राम में दिखाना है तो मैं बोलूंगी ये होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये अगर एंगल थीटा है बच्चों, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल होगा थीटा बाय अल्टरनेट एंगल, करेक्ट। सो ये अल्टरनेट एंगल से थीटा बन गया। अब आगे चलते हैं। हमें पता है जो थीटा के साथ कंपोनेंट बनता है, मतलब ये वाला यहाँ का थीटा हो गया आपका, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो ये होगा टी नॉट कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ये बन गया टी नॉट कॉस थीटा। तो ये बचा हुआ कंपोनेंट बन गया बच्चों टी नॉट साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट रिजोल्यूशन टेक्निक आपको समझ में आई होगी। फिर से मैं आपको बताती हूँ, अगर आप कोई भी 4 क्वाड्रेंट ले रहे हो, ये जो कंपोनेंट था टी नॉट, इसको हमने रिजोल्व किया 2 कंपोनेंट में बच्चों। लेकिन जब मैंने 2 कंपोनेंट में रिजोल्व किया तो मैंने एक देखा कि किसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, तो मुझे मिला ये एंगल थीटा इसके साथ बना रहा है, तो ये बन गया टी नॉट कॉस थीटा। तो बचा हुआ बन गया टी नॉट साइन थीटा। कुछ इस तरह मैंने ये कंपोनेंट रिजोल्यूशन किया है यहाँ पे बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों। वंस वी फिनिश द रिजोल्यूशन या वेक्टर रिजोल्यूशन, वी विल मूव टूवर्ड्स द डेरिवेशन। तो मैं बाकी सब इरेज कर देती हूँ और हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा फाइनल डायग्राम बच्चों। अब इस डायग्राम में कुछ बाकी है नहीं। चलो अब चलते हैं हमारे डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन के लिए बच्चों, जैसे मैंने कहा था ये बॉब ऊपर नीचे नहीं मूव हो रहा है। ऊपर नीचे मूव नहीं हो रहा है मतलब ये स्टेबल है, मतलब इसको दोनों फोर्सेस ऊपर और नीचे के बैलेंस कर रहे हैं। तो मैं बोल सकती हूँ ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है टी नॉट कॉस थीटा, और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो है एम जी। ये एक दूसरे को जब बैलेंस करेंगे बच्चों, तभी ये बॉब अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा, ना कि ऊपर नीचे मूव होगा। तो हम इसको लिख देते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। मैं लिख सकती हूँ टी नॉट कॉस थीटा, ये जो टेंशन का फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है ये बैलेंस कर रहा है mg को जो नीचे की तरफ लग रहा है। इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन 1। अब जबकि ये जो बॉब है आपका जो रेड कलर का डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब सर्कुलर मोशन करता है तो ऑब्वियसली एक फोर्स है जो उसको सर्कुलर ट्रैक में बनाए रखता है, और वो होता है सेंट्रिपिटल फोर्स। तो आप देखोगे कि सेंटर की तरफ यहाँ इस तरफ ये जो टी नॉट साइन थीटा है ये लग रहा है, देखो बच्चों। तो अगर ये उसकी तरफ लग रहा है सेंटर की तरफ, मतलब ये सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कर रहा है बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टी नॉट साइन थीटा, ये किसके बराबर है बच्चों? सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर, जिसका फॉर्मूला है एम ओमेगा स्क्वेर आर। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। जबकि मैंने आर आपको पहले ही डायग्राम में बताया बच्चों, विच इज द रेडियस ऑफ दैट हॉरिजॉन्टल सर्कल इन विच योर बॉब इज रिवॉल्विंग। अब इक्वेशन 1 और 2 तो हमें डायग्राम से मिल गए हैं बच्चों। अब मैं बोलूंगी डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। तो और थोड़ा इजी बना लेते हैं डेरिवेशन को। देखो इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 से मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। इक्वेशन 2 है टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेर आर, विच विल बी डिवाइडेड बाय टी नॉट cos थीटा डिवाइडेड बाय mg। अब दोनों साइड से, अगर लेफ्ट हैंड साइड से मेरा टी नॉट कैंसिल होगा, राइट हैंड साइड से एम कैंसिल होगा,
तो सिर्फ मुझे ओमेगा स्क्वायर चाहिए बच्चों। तो ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं साइड को कर दूं तो मुझे मिलेगा यहाँ पे जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। इसको हम बोल देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 3। ये मुझे मिल गया ओमेगा स्क्वायर। अब आप डायग्राम की तरफ फिर से ध्यान दीजिए। मैं आपको अभी एक ग्रीन कलर से राइट एंगल ट्रायंगल दिखाऊंगी। ध्यान से देखिए बच्चों, ग्रीन कलर से राइट एंगल ट्रायंगल को। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, देख लीजिए। ये ग्रीन कलर से मैंने कुछ डार्क किया उसको, ताकि आप देख पाओ मैं कौन से राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो मैंने ग्रीन कलर से आपको थोड़ा सा बोल्ड करके दिखाया है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है बच्चों, इसमें अगर मैंने बोला आपको साइन थीटा निकालो बच्चों, तो आप बोलोगे मैम साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और थीटा के अपोजिट है बच्चों ये वाली। तो यहाँ पे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, थीटा के अपोजिट है नीचे वाली साइड जो कि है रेडियस ऑफ द सर्कल आर। देखिए ये रेडियस ऑफ द सर्कल है आर, और उसका हाइपोटेनस है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो कि ये है। आप देखो बच्चों ये साइन थीटा का हो गया, मतलब अगर मुझे आर की वैल्यू इससे निकालनी है तो ये होगा एल साइन थीटा। अब इस आर की वैल्यू को हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। सो मैं बोलूंगी पुट इन इक्वेशन 3। तो आपका इक्वेशन 3 क्या बनेगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा, नीचे आर की जगह पे मैं डालूंगी एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा ऊपर और नीचे से कैंसिल होगा, और आपको ओमेगा स्क्वायर मिलेगा बच्चों जी एल कॉस थीटा। सिर्फ ओमेगा चाहिए तो ये पूरा आपका राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, और आपको मिलेगा जी अपॉन एल कॉस ऑफ थीटा। अब आप मुझे पूछोगे ये जो ओमेगा है आपका, इधर तक मैंने इक्वेशन लाया है, अब ये आगे कहाँ लगने वाला है। जैसे मैंने कहा था हमारा मेन टारगेट है टू कैलकुलेट द पीरियड दैट इज कैपिटल टी ऑफ या कोनिकल पेंडुलम। और आपको पहले से ही पता है पीरियड का फॉर्मूला हम देते हैं हमेशा, यहाँ पे मैं लिख दूंगी पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। मतलब अगर आपको ओमेगा मिल जाता है बच्चों तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो पीरियड। तो ज्यादा कुछ स्टेप्स इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी ओमेगा निकला है इक्वेशन नंबर 4 से। बस वो पीरियड के फॉर्मूला में डाल दो तो आपको मिल जाएगा पीरियड का इक्वेशन। तो मैं आपको डायरेक्टली वो इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5 में डाल दीजिए, तो आपको मिलेगा t इज इक्वल टू 2 पाई, और अंडर रूट में आएगा बच्चों, जबकि आप देख रहे हो ओमेगा यहाँ पे नीचे है, तो वहां पे जब हम इक्वेशन नंबर 5 में डालेंगे तो इक्वेशन नंबर 5 में ओमेगा डिनोमिनेटर को है, तो ये जो हमारा इक्वेशन 4 है वो पूरा उल्टा हो जाएगा, और आपको मिलेगा एल कॉस थीटा बाय जी। ये हो गया आपका पीरियड का फॉर्मूला। इसको मैं ब्रैकेट कर देती हूँ और बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 6 जो कि है पीरियड ऑफ या कोनिकल पेंडुलम। आप ध्यान से देख सकते हो ये आपका जो पीरियड है ये डिपेंड है आपकी लेंथ, स्ट्रिंग के लेंथ पे। इसका मतलब ये होता है अगर आपने आपकी स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज कर दी बच्चों तो शायद पीरियड आपको ज्यादा लगेगा। मतलब एक रोटेशन या एक पूरा सर्कुलर मोशन होने के लिए आपको टाइम लगेगा, या आपके बॉब को टाइम लगेगा। जैसे जैसे आप लेंथ को डिक्रीज करोगे आपका पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। मतलब t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ या स्ट्रिंग, ये इससे पता चलता है। और इसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी भी बच्चों। फ्रीक्वेंसी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल n विच हैज फॉर्मूला विच इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। मतलब n का फॉर्मूला विच इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड दैट इज 1/t।
तो जो इक्वेशन नंबर 6 आ गया है बच्चों, उसको ही पूरा उल्टा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो n कैन बी रिटर्न एज 1/2 अंडर रूट g अपॉन l cos ऑफ थीटा। ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ ऐसा रिलेशन नहीं होता जैसे इक्वेशन नंबर 6 में हुआ था। देखिए, अगर मैंने L को इंक्रीज किया, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इंक्रीज, देन फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि इक्वेशन नंबर 6 में पीरियड और आपका लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो अगर आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इंक्रीज होता है बच्चों, तो पीरियड इंक्रीज ही होना चाहिए भाई इक्वेशन नंबर 6। लेकिन इक्वेशन नंबर 7 में आप देखोगे तो आपका लेंथ अगर इंक्रीज हो गया आपके स्ट्रिंग का, तो फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। सो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि हाउ दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इक्वेशन 6 में टी एल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इक्वेशन 7 में एन एल से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी तरीके से हमने कैलकुलेट किया है बच्चों आप आज का डेरिवेशन, दैट इज पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।